यहाँ से स्टार्ट करेंगे विजन एएस के यहाँ पर PT 365 जो मैगजीन है, इसमें अपडेटेड हम लोग यहाँ पर मैगजीन कर रहे थे, इसके MCQs कर रहे हैं। ठीक है, अपडेटेड मैगजीन यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्टिव आती है, राइट। तो हम लोग ने यहाँ पर जो मैगजीन है विजन एएस की, तो हम लोग ने यहाँ पर इसके MCQs यहाँ पर क्रिएट किए हैं, जो काफ़ी हर टॉपिक के काफ़ी अच्छे यहाँ पर MCQs को क्रिएट किए गए, और एक एक टॉपिक को यहाँ पर ध्यान में रखकर, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर यहाँ पर सब कथन वाइज यहाँ पर MCQs बनाए गए हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर वन लाइनर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, सब यहाँ पर कथन वाइज क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, अपना चैनल है UPSC नॉलेज टेक के द्वारा, राइट। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से 150 कर चुके थे, स्टार्ट करेंगे 151 से, और यहाँ से 210 तक लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन होंगे वो कवर करेंगे। यहाँ पर 200 प्लस MCQs हैं, और 150 तक हम लोगों ने कर लिया पार्ट 3 में, और पार्ट 4 ये रहेगा 151 से 210 तक हम इसको कवर करेंगे। आते स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले सुबह हम लोग कर चुके हैं फोरम एस का टेस्ट नंबर 1 फुल लिंक टेस्ट यहाँ पर कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हो। और अभी इसके बाद एक अपडेटेड मैगजीन और आने वाली है, जिसमें से जनवरी तक तो हो गई है, फरवरी और मार्च उसमें आपका कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो इतना आप कवर करोगे। एक और अपडेटेड मैगजीन आने वाली 2, जैसे मैगजीन आएगी उसको हम लोग यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट करके पूरी अच्छे से एक एक MCQs को कवर करेंगे। ठीक है, आते हैं यहाँ से क्वेश्चन 151 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से विज्ञान और प्रौद्योगिकी है ना, थोड़ा सा यहाँ पर देखो मिस प्रिंट हो गया है, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का टॉपिक यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं 151 क्वेश्चन से, और जो पहले के थे वो सब सिस्टम से सीरियल वाइज यहाँ पर चल रहे थे हम लोग। ठीक है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 151 यहाँ से देखते हैं इसको। इसमें बोला है कि शांति अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। यह अधिनियम परमाणु ऊर्जा अधिनियम AEA 1962 और परमाणु नुकसान के लिए नागरिकता दायित्व अधिनियम 2010 को प्रतिस्थापित करता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट नहीं होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो शांति अधिनियम 2025 है ये मौजूदा अधिनियम को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं करेगा, बल्कि इसमें कुछ संशोधन करेगा ताकि आनुवंशिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको निजी भागीदारी को सुगम बनाया जा सके। पहला गलत है। सेकेंड है, इसके तहत निजी कंपनियों और उद्यम जो हैं संयुक्त उद्यम, उनको भारत के परमाणु क्षेत्र में भाग लेने की अनुमति दी गई है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि इस अधिनियम का क्रांतिकारी बदलाव परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के साथ साथ उनके संयुक्त उद्यमों को प्रवेश की अनुमति देना आवश्यक होगा, और इससे पहले इस क्षेत्र में सरकारी एक अधिकार में था केवल। सेकेंड करेक्ट है। तीसरा, निजी क्षेत्र में या निजी क्षेत्र को यूरेनियम 235 के शोधन और संवर्धन की असीमित अनुमति दी गई है। ये बात गलत है, असीमित अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि निजी क्षेत्र भागीदारी की अनुमति तो है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा और उसको देखते हुए यूरेनियम के शोधन संवर्धन पर कड़ा पर सरकारी नियंत्रण बना रहेगा, और असीमित और सुरक्षित कथन काफ़ी गलत बता रहा है, गलत हो जाएगा। 1 और 3 गलत है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? पूछा है कौन सा सही होगा ना, ये पूछा है। पहला गलत हो गया, तीसरा भी गलत है, तो यहाँ पे होना चाहिए था कौन सा गलत है ना, कौन सा गलत है, तो 1 और 3 गलत है, तो हम लोग 1 और 3 इसको मान लेंगे गलत है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, परमाणु ऊर्जा जो नियामक बोर्ड है AERB के संबंध में विचार करना है। पहला है, इस अधिनियम के माध्यम से AERB को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से 152 का स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से मांग थी कि AERB को एक स्वतंत्र और वैधानिक दर्जा दिया जाए और नए सुधारों को तहत यहाँ पर इससे कानूनी शक्ति प्रदान की जाए। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से ये बोला कि AERB अब केंद्र सरकार की कार्यपालिका के बजाय सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि पारदर्शिता, स्वायत्ता और बढ़ाने के लिए AERB की जवाबदेही को कार्यकारी जो नियंत्रण है उससे हटाकर संसदीय निगरानी की ओर ले जाया जाएगा। सेकंड बात भी सही है। तीसरा यहाँ पर है, AERB का प्राथमिक दायित्व परमाणु सुरक्षा, विकिरण और सुरक्षा आपातकालीन की तैयारी को सुनिश्चित करना होगा। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है, तीनों बातें यहाँ से सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों करेक्ट है, डी। आगे आते हैं क्वेश्चन 153, नए नागरिक उत्तरदायित्व ढांचा सिविल लायबिलिटी के बारे में विचार करना है। छोटे मॉड्यूलर जो रिएक्टर होते हैं उसके लिए दायित्व की लायबिलिटीज की सीमा 1500 करोड़ निर्धारित की गई है। 153 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर
पारंपरिक बड़े रिएक्टरों की तुलना में सुरक्षित और छोटे होते हैं, इसलिए उनके दायित्व की सीमा को तार्किक रूप से 1500 करोड़ के आसपास निर्धारित करने का प्रस्ताव होता है। पहली बात क्या होगी यहाँ से, करेक्ट है। सेकेंड बात है, अधिनियम में श्रेणीबद्ध उत्तरदायित्व प्रणाली लेबलिटीज सिस्टम की शुरुआत की गई थी, ठीक है, तो ये भी बात सही है। तीसरा, इस अधिनियम में दोषपूर्ण उपकरणों के लिए आपूर्तिकर्ता पर दावा करने वाले प्रावधान पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। ये बात गलत, क्योंकि आपूर्तिकर्ता के खिलाफ राइट टू जो रिकॉर्ड्स वापसी का अधिकार जो होता है, इसको पूरी तरह से हटाया नहीं गया है, बल्कि इसे स्पष्ट किया गया है ताकि विदेशी और घरेलू निवेश प्रभावित ना हो, ठीक है। 1 और 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा 153 का, 1 और 2 करेक्ट है, तो ए यहाँ से सही होगा 153 का। 154 आते हैं, 154 है यहाँ से। इससे बोले चौथी औद्योगिक क्रांति जो है, यहाँ पर 4 पॉइंटों के बारे में विचार करना है। चौथी औद्योगिक क्रांति जो है, ये शब्द का प्रतिपादन वर्ष 2016 में विश्व आर्थिक मंच संस्थापक क्लास श्वाब द्वारा किया गया था। पहला 154 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, आंध्र प्रदेश में स्थापित होने वाली चौथी औद्योगिक क्रांति मुंबई और तेलंगाना के बाद भारत इसका तरह का दूसरा केंद्र होगा। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में स्थापित होने वाला केंद्र चौथा केंद्र होगा मुंबई, तेलंगाना, कर्नाटक के बाद, न कि दूसरा। तीसरा है 4 पॉइंटों की मुख्य विशेषता भौतिक, डिजिटल और जो जैविक है और जैविक प्रणालियों के बीच सीमाओं का धुंधला होना होगा। तीसरी बात करेक्ट है। 3 बात मतलब तीसरा और पहला करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 बात इसकी सही है। यहाँ से 1 और 3 सही पूछा है तो करेक्ट आंसर सी। 155 है, 155 औद्योगिक क्रांति के चरणों को उनकी प्रमुख जो विशेषताएं उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं 155 को। 156 है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल के बारे में विचार करना है। इनके अंतर्निहित संरचना LLM के समान होती है, जो समानता ट्रांसफार्मर जैसे न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होती है। 156 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड बात है, सेकंड बोल रहा है कि जो SLM और LLM के बीच मुख्य विभेदक उनकी पैरामीटर संख्या जो होती है, पैरामीटर संख्या वो होती है जहाँ SLM आमतौर पर 10 से 30 बिलियन से कम पैरामीटर होती है इसकी। सेकंड बात करेक्ट है, जो LLM जैसे GPT-4 और खैरबो पैरामीटर जैसे जो SLM है उसको पैरामीटर्स आमतौर पर 1 से 10 बिलियन तक होती हैं, और इसमें प्रशिक्षित किया था इनको ताकि यहाँ पर स्मार्टफोन जैसे जो उपकरण है उस पर चल सके, ठीक है। सेकंड बात भी सही है। तीसरा यहाँ से पहला क्या था, पहला भी करेक्ट था, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा बोला लामा 3.21b और जेमिनी नैनो बड़े लैंग्वेज मॉडल्स के मुख्य उदाहरण हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो लामा है ना, ये 3.21b और जेमिनी नैनो SLM के उदाहरण है, ना कि LLM के, ठीक है। वे विशेष रूप से मोबाइल और कम मेमोरी वाले डिवाइस के लिए बने हुए हैं। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 बातें यहाँ से करेक्ट होंगी 156 की, ठीक है। आगे आते हैं 157 नंबर क्वेश्चन में। 157 है, SLM के निर्माण और कार्यप्रणाली के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। ज्ञान आस्वन नॉलेज जो डिस्टिलेशन होता है, एक ऐसी तकनीक है जहां छोटा मॉडल एक बड़े शिक्षक मॉडल से सीखता है। 157 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसमें एक बड़ा टीचर मॉडल अपनी बुद्धिमत्ता को निचोड़ छोटे जो मॉडल स्टूडेंट हैं उनको देता है। सेकंड बात है क्वांटाइजेशन तकनीकी का उपयोग मेमोरी बचाने के लिए, मॉडल की प्रस्तुतता को कम करने के लिए करते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसे जटिल गणितीय डेटा जो होते हैं उसको सरल डेटा में बदलना ताकि मॉडल कम जगह घेरे। तो दोनों बात करेक्ट है। प्रूनिंग का अर्थ होता है मॉडल दक्षता को बढ़ाने के लिए उसमें नए जटिल मानदंड को जोड़ना। तीसरी बात गलत है यहाँ से, क्योंकि प्रूनिंग जो होता है इसका मतलब होता है छटाई। इसका अर्थ होता है मॉडल के उन अनावश्यक कनेक्शनों को हटाना जो निर्णय लेने में मदद नहीं कर रहे हैं, और इससे मॉडल छोटा और तेज होता है, और इसमें नए मापदंड जो ही जोड़े जाते हैं, ठीक है, ये नहीं जोड़े जाएंगे। आंसर क्या होगा 1 2 करेक्ट है। 57 का आंसर आपको 1 2 करेक्ट है। 158 नंबर क्वेश्चन है, बड़े लैंग्वेज मॉडल्स LLM की तुलना में SLM के लाभों के संबंध में विचार करना है। ये बोला है पहला, SLM को LLM की तुलना में कम संगणकीय शक्ति और मेमोरी आवश्यकता होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो जेमिनी है ना, नैनो जो है उसको चलाने के लिए काफ़ी कम रैम और प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होती है, जिससे वे किफ़ायती होते हैं।
पहला करेक्ट है। सेकंड बात है, ये मॉडल्स एज परिनियोजन, ठीक है, के लिए उपयुक्त होते हैं, जिससे लैपटॉप, IoT और यहाँ पर उसके उपकरण पे स्थानीय रूप से कार्य कर सकते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा है, स्थानीय स्तर पर कार्य करने के योग्य, ये कारण डेटा ये क्या होते हैं, ये डेटा गोपनीयता बनाए रखते हैं और उल्लंघन के जोखिम को कम करते हैं। तीनों बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1, 2, 3, डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 159 है, 159 नंबर क्वेश्चन। परम शक्ति कंप्यूटर के बारे में विचार करना है। 3.1 पेंटाफ्लॉप्स की क्षमता वाले एक स्वदेशी रूप से विकसित सुपर कंप्यूटिंग प्रणाली है। 159 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इस प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा IIT मद्रास में स्थापित किया गया। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि परम शक्ति को IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया और IIT मद्रास में नहीं, IIT मद्रास में परम सिद्धि और अन्य प्रणालियाँ रही हैं। तीसरा है, ये पूरी तरह से क्लोज्ड सोर्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर स्टैक पर संचालित होता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक पर आधारित है और इसमें ओपन सोर्स घटक जो होते हैं उसमें व्यापक उपयोग किया गया है ताकि भारतीय शोधकर्ताओं को लचीलापन मिल सके, ठीक है। तीसरी बात गलत है और दूसरी बात भी यहाँ से गलत थी। पहली बात यहाँ पर सिर्फ करेक्ट है। एक यहाँ से आंसर होगा सी, सही आंसर 159 का। 160 नंबर है। 160 बोला है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन में है जो इसके बारे में विचार करना है। इस मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी। 160 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, और यहाँ पर इस मिशन को 7 वर्षों के लिए 2015 में अनुमोदित किया गया था। सेकेंड बात, इसका संचालन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। सेकेंड बात भी यहाँ से सही है। तीसरा, इसे CDEC और IISc द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका मिशन का लक्ष्य 100 पेंटाफ्लॉप्स की कुल संचयी क्षमता के साथ सुपर कंप्यूटर को नेटवर्क स्थापित करना होगा। ये बात गलत है, क्योंकि मिशन इसका होगा कि प्रारंभिक लक्ष्य में लगभग 45 से 64 पेंटाफ्लॉप्स के बीच था और ये 100 पेंटाफ्लॉप्स के बाद लक्ष्य का विस्तार एरावत जैसे कंप्यूटर के लिए जुड़ने से संबंधित होगा, न कि इनके लिए। तो 1 2 सिर्फ इसका करेक्ट है। आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 है, 161। देखो ये टॉपिक आपको तभी समझ आएंगे जब आप यहाँ पर एक बार PT 365 की सब जो PT में जो मैं टॉपिक आया ना, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक है उनको आप पढ़ लोगे, उसके बाद MCQs आप समझ पाओगे, ठीक है। मैं इसलिए बोला था कि MCQs जो टॉपिक आप कवर करो और उसके बाद MCQs करोगे तो और अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी, राइट। आगे आते हैं। यहाँ से 161 नंबर क्वेश्चन है। इसे बोला इसरो के LMV यहाँ पर 3 जो है M6 मिशन के संबंध में विचार करना है। पहला बोला है LMV 3 जो है रॉकेट, ये 6ठी परिचालन उड़ान थी। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड, ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 जो है ये उपग्रह को मध्यम भूकक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू वर्ल्ड उपग्रह को निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया था, न कि यहाँ पर मध्यम भूकक्षा में, ठीक है। संचार उपग्रह को LEO अब नया ट्रेड होगा। सेकंड बात गलत है। तीसरा, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तीसरी बात करेक्ट होगी, इस मिशन का लक्ष्य डायरेक्ट मोबाइल होगा, यानी यहाँ पर बिना किसी एंटीना के सीधे आपके स्मार्टफोन पर सैटेलाइट कनेक्टिविटी देगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 और 3 करेक्ट है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर 161 का, ठीक है। 162 नंबर क्वेश्चन है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना वर्ष 2019 में अंतरिक्ष विभाग DOS के तहत की गई थी। पहला, 162 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होगी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पर स्पेस के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक CPSE केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होगा। दोनों बातें सही है। तीसरा है, ये इसरो की व्यावसायिक शाखा जो कॉमर्शियल आर्म से उसके रूप में काम करेगी। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये इसरो की वाणिज्यिक शाखा जो विदेशी उपग्रह प्रक्षेपण और यहाँ पर तकनीकी हस्तांतरण का काम संभालेगी। 1 2 3 तीनों करेक्ट है। आंसर 162 का डी। 163 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 के बारे में विचार करना है और उपग्रह के जो तकनीकी पहलू उसके बारे में। इसमें 223 वर्ग मीटर का फेस्ड एरे है जो इसे अब तक का सबसे बड़ा व्यावसायिक संचार उपग्रह बनाता है। पहला, 163 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, ये LMV 3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड 6100 किलोग्राम होगा। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये लगभग 6100 किलोग्राम वजन के साथ ये LMV 3 द्वारा अब तक ले जाया गया सबसे भारी पेलोड होगा।
तीसरा, यह उपग्रह विशेष रूप से केवल 5G डेटा स्ट्रीमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ये केवल 5G नहीं बल्कि यहाँ पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट, वॉइस कॉल, संकटकालीन संचार है ना, के लिए यहाँ पर भी डिजाइन किया गया है। आंसर क्या होगा? तीसरा गलत है, पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर 2, 163 का। यहाँ से 164 नंबर क्वेश्चन है। 164 PSLV और C62 EOS N1 मिशन के बारे में विचार करना है। ये PSLV C64 जो PSLV की यहाँ पर 64 में उड़ान थी, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर भारत का यहाँ पर वर्क हॉर्स रॉकेट है और यहाँ पर इसकी C62 की सफल श्रृंखला की यहाँ पर 64वीं उड़ान थी, पहला करेक्ट। सेकेंड बात है EOS N1 एक भू अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन के लिए चित्र लेने हेतु भेजा गया है। दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा, इस मिशन के दौरान रॉकेट के तृतीय चरण में विसंगति का उत्पन्न हुई थी। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि इस मिशन के दौरान कोई भी यहाँ पर विसंगति उत्पन्न नहीं हुई थी, है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी, ना ही पूरी तरह से, और ये एक तरह से पूरी तरह सफल था। और इसरो ने हाल ही मिशन में उच्च सटीकता यहाँ पर देखी है इसके लिए। तो क्या होगा आंसर? 1 2 करेक्ट है। करेक्ट आंसर 64 का 1 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 165 है। 165 नंबर आयुष मिशन के बारे में विचार करना है, आयुष पद्धति के बारे में विचार करना है, उनके फोकस के संबंध में। आयुर्वेद सिद्धि और सोवा रिगपा पद्धति का उद्गम भारत में हुआ है। पहला, 165 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, क्योंकि आयुर्वेद प्राचीन भारत, सिद्ध दक्षिण भारत तमिलनाडु और सोवा रिगपा हिमालय क्षेत्र तिब्बत भारत स्वदेशी पद्धतियां इसमें होंगी। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, यूनानी चिकित्सा पद्धति का उद्गम ग्रीस में हुआ है, जबकि होम्योपैथी का उद्गम जर्मनी में हुआ है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यूनानी का नाम ही यूनान से आया है और यहाँ पर होम्योपैथी का आविष्कार 18वीं सदी में अंत में जर्मनी के सेमुल हनीमैन ने किया था। सेकंड से है। तीसरा, योग और चिकित्सा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में मुख्य फोकस शरीर के दोषों की पहचान करना। तीसरा गलत है, क्योंकि शरीर के दोषों वात, पित्त, कफ, इसकी पहचान आयुर्वेदिक मुख्य फोकस होगा, और योग प्राकृतिक चिकित्सा का फोकस प्राण शक्ति और प्राकृतिक तत्वों जल, वायु और मिट्टी के माध्यम से शरीर का शुद्धिकरण होगा। यह बात गलत है। 1 2 बात इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 2 इसका सही आंसर ए नंबर। 166 आते हैं। 166 नंबर क्वेश्चन है। पारंपरिक चिकित्सा और हाल ही सम्मेलन के संबंध में विचार करना है। पारंपरिक चिकित्सा पर WHO के दूसरे वैश्विक जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किया गया था संयुक्त रूप से। पहला क्या होगा? पहला करेक्ट है। सेकंड है, इस शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा को आखिर प्राथमिक यहाँ पर स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना। सेकंड बात यहाँ से जो होगी ये करेक्ट है भी। तीसरा है, राष्ट्रीय आयुष मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो आधुनिक चिकित्सा केंद्रों में आयुष केंद्रों की स्थापना का प्रयास करती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय जो आयुष यहाँ पर मिशन है NAM है ना नाम, इसका एक प्रमुख घटक जिला जो अस्पताल है उसमें सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसमें आयुष सुविधाओं को स्थान और सुनिश्चित करना होगा। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। D 1 2 3। 167 है, गैर संचारी रोग के बारे में विचार करना है। गैर संचारी रोग दीर्घकालिक रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं। पहला 167 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा हाल ही में अंगीकृत वैश्विक घोषणा पत्र में पहली बार डिजिटल स्वास्थ्य जोखिमों को शामिल किया गया है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी, सही बात है। तीसरा, भारत सरकार ने कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत NPCDCS कार्यक्रम की शुरुआत की है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है और भारत का एक प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये। आंसर क्या होगा? 1 2 3 सभी तीनों करेक्ट है। आंसर हो जाएगा डी करेक्ट है। यहाँ से डी नहीं सी करेक्ट है सभी तीनों। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 168। खाद्य यहाँ पर जो किरण उसके बारे में, फूड जो इरिडेशन है इसके बारे में तकनीकी के रूप में विचार करना है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें खाद्य उत्पादों को विकिरण ऊर्जा एक यहाँ पर नियंत्रित मात्रा में संपर्क में लाया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 168 का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर ये एक शीत पाश्चुरीकरण कोल्ड यहाँ पर पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया होती है जो भोजन को गर्म करती है बिना आयतनकारी विकिरण के संपर्क में लाया जाता है। मतलब कहने का कि एक यहाँ पर ये शीत पाश्चुरीकरण कोल्ड यहाँ पर प्रेशराइजेशन प्रक्रिया होती है जहाँ पर भोजन को बिना गर्म किए आयनन विकिरण के संपर्क में ला सकते हैं। पहली बात सही है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोले इस प्रक्रिया में कोबाल्ट C60 का उपयोग गामा किरणों के स्रोत के रूप में किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 का उपयोग गामा किरणों के स्रोत के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं। सेकेंड भी करेक्ट होगा। तीसरा, खाद्य किरणन की द्वितीयक सेकेंडरी प्रक्रियाओं में भोजन उपस्थित ऑक्सीजन में पीएच स्तर को संभावित से प्रभावित नहीं होती है। कहने का कि यहाँ पर खाद्य जो किरणन है ये द्वितीयक प्रक्रियाएं भोजन में उपस्थित जो ऑक्सीजन और पीएच स्तर से प्रभावित नहीं होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि जो विकिरण है इसके प्रभाव से, है ना, विकिरण से जो प्रभाव होगा उससे यहाँ पर भोजन के पीएच स्तर में ऑक्सीजन की उपस्थिति तापमान की गहराई से प्रभावित करेगा। और उदाहरण के लिए कम ऑक्सीजन में विकिरण के हानिकारक उत्पाद को कम बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 1 2 सिर्फ यहाँ से करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। 169 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य जो किरणन है उसके महत्व पर विचार करना है। खाद्य किरणन का महत्व क्या होगा? पहली बात है, ये तकनीकी का उपयोग आलू और प्याज जैसे उत्पादों के अंकुरण को रोकने के लिए किया जाता है। पहला 169 का पहला यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, और ये जो तकनीकी आलू प्याज में अंकुरण को रोकने के लिए एक रासायनिक उपचार से कहीं बेहतर है। रेडियोलिटिक उत्पाद भोजन में महत्वपूर्ण हानिकारक खनिज जो होते हैं रासायनिक जो परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात 169 का ये भी गलत हो जाएगी, सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेडियोलिटिक उत्पाद जो होते हैं ये काफ़ी सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं और वे भोजन को हानिकारक नहीं बनाते हैं। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरी तरह से इसे सुरक्षित माना है। ये बात गलत हो जाएगी। ये तकनीकी भोजन को खराब करने वाले सूक्ष्म जीवों और कीटों के विनाश में सहायक होंगे। एकदम करेक्ट है क्योंकि ये साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया और अनाज में लगने वाले कीटों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर देंगे। तीसरा और पहला सही है। आंसर यहाँ से बी 1 और 3 करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 170 नंबर 170 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे बोले भारत में खाद्य किरणन प्रशासनिक संबंध में विचार करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत बहुउत्पाद खाद्य किरणन इकाइयों की सहायता प्रदान करता है। 170 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत सरकार इन इकाइयों का स्थापना के लिए वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करती है। सेकेंड बात है, इन इकाइयों की स्थापना एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन और संरचना योजना का हिस्सा होगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि इसे इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन के साथ जोड़ा जाता है ताकि खेत से बाजार तक भोजन की बर्बादी क्या हो सके, कम हो सके। दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? 170 का सी करेक्ट है, दोनों सी हैं। 171 है, ग्राफीन के संबंध में विचार करना है। ये कार्बन परमाणु की एक एकल परत वाली द्विआयामी 2D संरचना है। 171 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी षटकोणी चाली में व्यवस्थित होती है। पहली बात सही है। सेकेंड, ग्राफीन विद्युत का एक अच्छा क्या होता है? चालक होता है, लेकिन इसकी तापी चालकता तांबे की तुलना में काफ़ी कम होती है। सेकेंड बात क्या होगी? 171 का सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि ग्राफीन की तापी क्षमता जो चालकता होती है ये तांबे की तुलना में काफ़ी अधिक होती है, 10 गुना से भी ज़्यादा, और ये अब तक ज्ञान सबसे ताप चालकों में से एक मानते हैं। तीसरी बात है, तीसरा है देखते हैं, हाँ तीसरा दे रखा है, इसका उपयोग मिट्टी में नमी का पता लगाने और जल में शोधन फिल्टरों को मजबूत करने में कर सकते हैं। ये बात करेक्ट है क्योंकि अपनी मजबूती और संवेदनशीलता के कारण इसका उपयोग स्मार्ट सेंसर नैनो फिल्टर बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। 3 और 1 करेक्ट है, 1 और 3 सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 172, फ्री स्पेस ऑप्टिकल FSO संचार के बारे में विचार करना है। देखते हैं, इसमें डेटा प्रसारित करने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल के बजाय खुले हुए वायुमंडल स्थान जो होते हैं उसमें लेजर बीम का उपयोग करते हैं। पहला 172 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है क्योंकि FSO हवा के माध्यम से डेटा भेजने के लिए अदृश्य लेजर किरणों का उपयोग करता है। पहला करेक्ट है। इस तकनीकी में सफल संचालन के लिए प्रेषण और ग्राही जो रिसीवर होते हैं और यहाँ पर ट्रांसमीटर जो होते हैं उसके बीच एक निर्बाध दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट का होना अनिवार्य होता है।
सेकेंड बात, ये भी सही है। तीसरा, रेडियो फ्रिक्वेंसी संचार के विपरीत एफएसओ प्रणाली मौसम की स्थिति जैसे कोहरे या वर्षा के पूरी तरह से अप्रभावित रहती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि एफएसओ मौसम से अत्यधिक प्रभावित होता है और कोहरा फॉग लेजर प्रकाश को बिखेर देता है, जिससे यहाँ पर संचार क्या होता है, संचार यहाँ से बाधित हो जाता है और इसकी सबसे बड़ी सीमा ये है। तीसरा गलत है, पहला दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आंसर एक तो सही है 172 का। 173 नंबर है, मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। यह तकनीक ट्रेन को पटरी से ऊपर उठाने के लिए विद्युत चुम्बकीय बलों का उपयोग करती है, जिसमें घर्षण समाप्त हो जाता है। पहला 173 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बात है, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्लेव ट्रेनें चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण पटरी 10 से 15 मीटर ऊपर तैरती है, जिससे यहाँ पर पहिए और पटरी के बीच घर्षण क्या होता है, शून्य हो जाता है। सही है। सेकेंड बात है इसका 173 का, इसमें बोला है कि सेकेंड बात पहला सही है। सेकेंड बात यहाँ से मैग्लेव जो है इसमें ट्रेनों की गति प्राप्त करने के लिए पारंपरिक आंतरिक दहन इंजनों का उपयोग किया जाता है। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। सेकेंड बात करेक्ट नहीं है, सेकेंड गलत होगी, क्योंकि मैग्लेव में इंजन नहीं होता है और ट्रेन को आगे ढकेलने के लिए पटरी में लगे जो रैखिक मोटर है उसके बदले चुंबकीय ध्रुव का उपयोग किया जाता है। ये बात गलत होगी, क्योंकि अपन मैग्लेव में लगे गति प्राप्त करने के लिए पारंपरिक दहन इंजन होगा, है ना। इंजन गलत होगा यहाँ से, क्योंकि इंजन इसमें नहीं होता है। ट्रेन को आगे ढकेलने के लिए पटरी में रैखिक जो मोटर होते हैं उसको चुंबकीय ध्रुवों के तहत यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, मोटर नहीं होंगे और ना ही इनमें चुंबकीय दहन मतलब चुंबकीय इंजन होगा। तीसरी बात है, भौतिक संपर्क न होने के कारण इन ट्रेनों में ऊर्जा की हानि कम होती है और रख रखाव की आवश्यकता भी न्यूनतम होगी। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर यहाँ से, चूंकि कोई भौतिक यहाँ पर संपर्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर पुर्जे कम घिसते हैं और ट्रेन काफ़ी शांत और तेज चलती है। ठीक है, काफ़ी शांत तेज चलने का मतलब क्या होगा, यही होगा कि यहाँ पर इसमें भौतिक कोई संपर्क यहाँ पर इसमें नहीं होता है। इससे इंपॉर्टेंट बात है। आंसर क्या होगा, अभी वंदे भारत ट्रेन देखो, ये इसका एग्जाम्पल देख सकते हो आप, है ना। अभी कभी आप बैठो उसमें तो लगेगा, है ना। तो आप देखो यहाँ से जैसे कानपुर से अभी 9:30 9:40 पे चलते हो, दिल्ली पहुँचाती है आपको 1:40 1:45 से 2 बजे पहुँचाती है, करीब 4.5 घंटे से पहले, है ना। और काफ़ी अच्छी ट्रेन है, राइट। और आपको पता नहीं चलेगा कब आप दिल्ली पहुँच गए, अगर यहाँ से थोड़ी दूरी से यात्रा कर रहे हो तो। थोड़ी दूरी की आप दिल्ली से अगर कानपुर के लिए देखते हो तो करीब 450 किलोमीटर है ना। 450 किलोमीटर के बीच यहाँ पर सिर्फ 4 घंटे में, तो बहुत बड़ी बात है ना। जो फ्लाइट से भी अगर आओगे तो 2 घंटे पहले आप एयरपोर्ट जाओ, है ना। 2 घंटे आपके हो गए, 2 घंटे और करीब 1.5 घंटे आपका लगेगा ही। एयरपोर्ट से यहाँ होगे तो 4 घंटे हो गया। अप्रॉक्स में ट्रेन अच्छा है उसके हिसाब से। आंसर क्या होगा, ये जो यहाँ पर इसमें इसका प्रयोग भी हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल है। आंसर क्या होगा, तीसरा और पहला सही है, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन यूपीएससी घुमा सकता है कि बोले वंदे भारत ट्रेन में जो आवाज़ कम होने के कारण क्या हो सकता है इनमें से, ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है ना। तो याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन 174 174 है, मपेम्बा प्रभाव के संबंध में विचार करना है। ये एक विरोधाभास है जिसके अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्म पदार्थ ठंडे पदार्थों की तुलना में अधिक तेजी से जम सकते हैं। 174 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि ये एक भौतिक विरोधाभास है जहां गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जमता है और इसका नाम तंजानिया के छात्र इरास्टो मपेम्बा के नाम पर रखा गया है। पहला करेक्ट है। सेकेंड, भारतीय वैज्ञानिक ने इस प्रभाव को समझने के दर्शाने के लिए पहली सुपर कंप्यूटर आधारित सिमुलेटर विकसित की थी। सेकेंड बात सही है। तीसरा, यह प्रभाव विशेष रूप से केवल जल जो वाटर है उस तकनीक तक ही सीमित है और अन्य भौतिक प्रणालियों में नहीं देखा गया है। तीसरा गलत, क्योंकि यहाँ पर यह केवल जल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रभाव क्लिड थ्रेड्स, पॉलीमर और सूक्ष्म स्तर की जो अन्य प्रणालियाँ उसमें भी देखा जा सकता है। सिर्फ 1 2 करेक्ट है इसका। 175 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव 64 के बारे में माइक्रो प्रोसेसर के संबंध में विचार करना है। ये 1.0 ठीक है 1.0 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पर गति करने वाला 64 बिट डुअल कोर प्रथम पूर्णता स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर होगा। पहला 175 का पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, और इसका 64 जो बिट डेटा संरचना है, इसका अर्थ होता है कि ये बड़े डेटा सेट को अधिक कुशलता से प्रोसेस कर सकता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तहत CDSE द्वारा विकसित किया गया है। सेकेंड करेक्ट है। तीसरा, भारत वैश्विक स्तर पर निर्मित होने वाले कुल माइक्रो प्रोसेसरों के लगभग 50% का उपभोग करता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, क्योंकि भारत दुनिया का कुल चिप डिजाइन
का एक बड़ा हिस्सा लगभग 20% संभालता है, लेकिन वैश्विक प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर उत्पादन या उपभोग का 50% नहीं। ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़कर बता रहा है ना। सिर्फ 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। ए नहीं 1 2 करेक्ट है ना, तो बी होगा। 176 है, सर्पिल आकाशगंगा के बारे में विचार करना है। हाल ही में चर्चा में रही अलकनंदा नामक आकाशगंगा के संबंध में विचार करना है। भारतीय शोधकर्ताओं ने जेम्स वेब टेलीस्कोप GWST का उपयोग करके इस विशाल सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है। पहला 176 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है सर्पिल आकाशगंगा में तारे की एक चपटी डिस्क और एक केंद्रीय भार होता है। 76 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सर्पिल आकाशगंगा जैसे कि हमारी मंदाकिनी में 3 प्रमुख भाग होते हैं, डिस्क जहाँ नए तार होते हैं, और बल्ज जहाँ पुराने तारों का केंद्र होता है, और एक हेलो जहाँ डार्क मैटर होता है। ठीक है, दोनों बातें सही है। तीसरा यहाँ से डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है जो ना तो प्रकाश उत्सर्जित करता है और ना ही परावर्तित करता है। करेक्ट है एकदम, क्योंकि यहाँ पर डार्क मैटर ब्रह्मांड का वह रहस्यमय हिस्सा है जिसे हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये प्रकाश के साथ क्रिया नहीं करता है और इसका गुरुत्वाकर्षण आकाशगंगा को बांधे रखता है। तीनों बातें करेक्ट हैं, आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3। ठीक है, देखो जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं एक बार इनको अटेम्प्ट करो क्वेश्चनों को। ठीक है, आप भले ही क्वेश्चन देख रहे हो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लिया करो और लिखते रहा करो हमारा सही हुआ या गलत हुआ। तो आप नीचे कमेंट किया करो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, क्योंकि अभी 1 महीने बाद एग्जाम है ना, तो ज़्यादातर चीज़ें आप पढ़ चुके होगे राइट। और मैं जो भी साइंस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें साइंस टेक्नोलॉजी और भी सब्जेक्ट हैं, तो साइंस टेक्नोलॉजी का भी हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्ट कल्चर और साइंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक हम आपको शेयर कर चुके हैं डेली टारगेट में जो भी चल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप देखा करो उनको, सुबह आपको टॉपिक मिलते हैं उसके हिसाब से आप देखो कहाँ पर आप क्या चीज़ पढ़ चुके हो। ठीक है, और 30 दिन का टारगेट भी हम लोग कर रहे हैं। 30 दिनों में 1 मई से लेकर 23 मतलब जो भी 30 दिनों में जो बचेंगे दिन 1 से लेकर 23 दिन में, उस 23 दिन में आपको क्या क्या करना है वो भी मैंने बताया है, और 1 तारीख से आपको फॉलो भी करना है इसको राइट। और आज आपको क्या करना था 23 से लेकर के जो 30 तारीख तक था बीच में 7 दिन 8 दिन का गैप, उसमें आपको क्या करना था वो मैंने सब बताया उसमें। हाँ 30 दिन का टारगेट जो वीडियो ना यूट्यूब पे देखो, नहीं मिलेगा तो बताना, मैं एक एक चीज़ वहाँ पे समझाया हूँ बताया हूँ कैसे कैसे आप एक एक चीज़ को 30 दिनों में कैसे खत्म करोगे। ठीक है, आते हैं आगे। क्वेश्चन 177 है डस्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में विचार करना है। डस्ट एक्सपेरिमेंट पर विचार करना है। ये अंतर्ग्रही धूल कणों का पता लगाने के लिए इसरो द्वारा निर्मित एक स्वदेशी उपकरण होगा। 177 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से 177 का करेक्ट है। सेकेंड बात है ये उपकरण, इस उपकरण को PSLV C58 के पोएम SLV ऑर्बिट जो एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है उसके साथ प्रक्षेपित किया गया था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है इसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद द्वारा विकसित किया गया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2 3 तीनों करेक्ट है, आंसर क्या होगा डी या सी, आंसर डी करेक्ट है। 178 है वाइजर 1, ये भी इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक, और PT65 में पढ़ोगे आप अपडेटेड मैगजीन में, और अपडेटेड 2 आएगी तो भी हम लोग इसके MCQs करेंगे। ठीक है, वाइजर 1 मिशन के बारे में विचार करना है। ये हेलियोस्फीयर को पार करने वाला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान बन गया है। पहला क्या होगा 178 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है इसे मूल रूप से नासा द्वारा मंगल और शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया गया है। सेकेंड बात गलत होगा, क्योंकि इसे 1977 में बृहस्पति और शनि के अन्वेषण के लिए लॉन्च किया गया था और मंगल शुक्र के लिए नहीं, ये गलत होगा। तीसरी बात है ये अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु होगी। तीसरी बात करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर ये पृथ्वी से सबसे दूर स्थित मानव निर्मित वस्तु है जो वर्तमान में इंटरस्टेलर स्पेस होगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट है। तो 178 का सी। 179 आते हैं ओसिरिस रेक्स क्या है मिशन। ये मिशन ये जो है ये किसी क्षुद्र ग्रह से नमूना एकत्र करने वाला एक संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला मिशन होगा। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट 179 का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्षुद्र ग्रह बेन्नू से नमूने लेकर आने के बाद इस मिशन का नाम बदलकर अब ओरिसिस एपेक्स कर दिया गया है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा ये नया मिशन अब वर्ष 2029 में क्षुद्र ग्रह एपोलिस के अन्वेषण के लिए भेजा गया है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये क्षुद्र ग्रह एपोलिस की जो एपोफिस है ना, एपोलिस और एपोफिस है उसकी ओर बढ़ रहा है और 2029 तक पृथ्वी के करीब गुजरेगा।
तीनों बातें सही हैं। 1 से 1 डिजाइन का आंसर डी करेक्ट है। 180 नंबर क्वेश्चन है, हानले डार्क स्काई रिजर्व, जो हेनले डार्क स्काई रिजर्व है ना, हेनले भी पढ़ सकते हैं इसको, तो क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। यह भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है जो लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। पहला 180 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, सही है। ये लद्दाख में स्थित है और यहाँ प्रदूषण मुक्त आकाश के कारण खगोलीय अवलोकन के लिए दुनिया की सबसे अच्छी तरह से जगह में स्थित होगा। सेकेंड बात है, यहाँ स्थित खगोली भारतीय वेधशालाओं में हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप लगा हुआ है। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरा, हाल ही में यहाँ खून जैसा लाल अंधेरा देखा गया था जो सामान्यतः 200 किलोमीटर की अधिक ऊंचाई पर बना था। तीसरी बात भी करेक्ट है, ठीक है। ये समान अरोरा नहीं है, बल्कि यहाँ पर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के कारण वे लाल दिखाई देती थी, और यहाँ पर हाल ही में सूर्य से निकलने वाला शक्तिशाली तूफान एक तरह से लद्दाख में देखा गया था। जो तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका C 1 2 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 181 है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल के बारे में विचार करना है। यह हाइड्रोजन का दहन करके सीधे विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करता है। पहला 181 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि फ्यूल सेल हाइड्रोजन को दहन नहीं करता, बल्कि एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से बिजली पैदा करता है। दहन में आग लगती है या नहीं, ठीक है। सेकेंड बात है, इस प्रक्रिया में उत्प्रेरक एनोड पर हाइड्रोजन को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में विभाजित करता है। सेकेंड करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, क्योंकि एनोड पर उत्प्रेरक प्लेटिनम हाइड्रोजन को तोड़ता है, सही है। तीसरा, कैथोड पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के संयोजन से जल और उष्मा उत्पाद के रूप में बनते हैं। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि इस प्रक्रिया में एकमात्र उत्सर्जन शुद्ध जल और उष्मा थोड़ी होती है, और इसलिए यहाँ पर 100% स्वच्छ ऊर्जा होती है। तीसरी बात भी क्या हो जाएगी, यहाँ से करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 182 182 नंबर है, हाल ही चर्चा में रहे साइबर खतरों को लेकर उपकरण के बारे में विचार करना है। घोस्ट पेपरिंग एक ऐसा साइबर स्कैम है जिसे बिना पासवर्ड या सिम के व्हाट्सएप अकाउंट पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। पहला 182 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नया खतरा है जहाँ पर ब्लूटूथ या अन्य माध्यम से बिना भौतिक सिम के आपके डिजिटल अकाउंट को पेपर करके एक्सेस कर सकता है। पहला सही है। सेकेंड, जीपीएस स्पूफिंग का मुख्य उद्देश्य नेविगेशन प्रणाली को सही स्थान की जानकारी प्रदान करना। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जीपीएस स्पूफिंग जो होगा ये एक हमला है जिसका उद्देश्य नेविगेशन को गलत जानकारी देकर भटकाना, जैसे कि जहाज का रास्ता बदल देना, ठीक है। तीसरा 295C एक मध्यम दूरी का 2 इंजन वाला एक सामरिक क्या होगा, परिवहन होगा और विमान होगा जिसका निर्माण भारत में किया जा रहा है। तीसरा क्या है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा यहाँ से सही होगा। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 करेक्ट है, ए नंबर। ये यहाँ से करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 183, भारत की मिसाइल और ड्रोन क्षमता के बारे में विचार करना है। हिरान मार्क 2 इजराइल से प्राप्त एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंश्योरेंस मानव रहित हवाई वाहन होगा। पहला क्या होगा, 183 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये करेक्ट है। सेकेंड, K4 कलाम 4 जो है मिसाइल एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया जा सकता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जिसकी मार क्षमता 3500 किलोमीटर के आसपास लगभग होगी, जो भारत को सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता देती है। तीसरी बात है, पिनाका हथियार प्रणाली की गाइडेंस रॉकेट LRGR की अधिकतम मार क्षमता 500 किलोमीटर होगी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये अधिकतम रेंज इसकी 75 से 90 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, और 500 किलोमीटर रेंज निर्भया जैसी कुछ मिसाइलों की बताता है ना, एक गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 184 184 डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम के संबंध में विचार करना है। यह भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त उत्पादन ज्वाइंट प्रोडक्शन समझौता होगा। पहली बात 184 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। यह प्रणाली पूरी तरह से जीपीएस पर निर्भर है, इसके कारण ये सिग्नल जैमिंग वाले क्षेत्रों में काम नहीं कर सकती है। सेकेंड बात गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जीपीएस स्वतंत्र होती है और यहाँ पर जो ये नेविगेशन तकनीक का उपयोग करती है, जिससे यहाँ पर ये सिग्नल जैमिंग वाले युद्ध की सटीक
काम भी करेगी। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगा, बोला काम नहीं कर सकती, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा यहाँ से इसमें सिग्मा 30N नेविगेशन सिस्टम शामिल है जो तोपखाने के संचालन को सक्षम बनाता है। तीसरा करेक्ट है, तेजी से और सटीक रूप से संरक्षित करेगा। चौथी बात है, इसका उपयोग भारी तोपखाने के साथ चचल वायुरक्षा प्रणाली के साथ भी किया जा सकता है। चौथी बात भी करेक्ट है, क्योंकि इसे स्थिर तोपों के साथ मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट पर लगाया जा सकता है ताकि चलते फिरते लक्ष्य को भेजा जा सके। आंसर होगा 3, 4, 1 करेक्ट है, 1, 3, 4 करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 185, यहाँ से कला संस्कृति स्टार्ट हो गया। देखते हैं इसको। भारत की यूनेस्को अमूर्त विरासत, जो सांस्कृतिक विरासत, उसके बारे में विचार करना है। वर्ष 2025 में दीपावली को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की मरणोत्तर सूची में शामिल किया गया था। पहला 185 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है, दीपावली समावेश के साथ ही भारत की ओर से इस सूची में शामिल तत्वों की कुल संख्या 16 हो गई है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। पहला दूसरा दोनों सही है। तीसरा, पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा और गुजरात के गरबा को दीपावली से पहले इस सूची में स्थान मिल चुका है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात भी मुझे क्या लग रही, सही लग रही है और सही भी है, क्योंकि दुर्गा पूजा को 2021 में और गरबा को 2023 में पहले ही शामिल किया जा चुका है। तीनों करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। सही आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। ठीक है, 186 है, दीपावली के ऐतिहासिक और साहित्यिक जो संबंध में विचार करना है। 11वीं शताब्दी में अल ब्रूनी ने अपनी कृति तारीख अल हिंद में कार्तिक अमावस्या को मनाई जाने वाली दीपावली का उल्लेख किया है। 186 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सही है। और 11वीं शताब्दी में हिंदुओं के इस प्रमुख त्योहार का विस्तृत वर्णन किया गया है। सेकेंड बात है, 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले निकोलो दी कोंटी ने दीपों के उत्सव का वर्णन किया था। सेकेंड बात सही है, निकोलो दी कोंटी ने विजयनगर में दीपों की कतारों को रात भर जलने का उत्सव का उल्लेख बताया था। तीसरी बात है, और फजल ने आईने अकबरी में दिवाली की तुलना सब ए बारात से की थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, इस उत्सव में रुचि लेता था और इसकी तुलना प्रकाश के जो त्यौहार थे उसके रूप में, बारात थे सब उसके रूप में बताता था। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 186 का सभी सही है, डी। आगे आते हैं क्वेश्चन 187। दीपावली से जुड़ी विभिन्न जो मान्यताएं हैं उसमें यूनेस्को की सूची के कालक्रम के अनुसार विचार करना है। पहली बात है, जैन धर्म के अनुसार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने दीपावली के दिन पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। 187 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, महाराष्ट्र में दीपावली का त्यौहार न्याय और उदारता के प्रतीक राजा बलि की वापसी के रूप में मनाया जाता था। सेकंड बात भी सही, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के कुछ हिस्से जो हैं उसमें बलि प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता था, जो राजा बलि की न्यायप्रियता की याद दिलाता है। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, कुंभ मेला 2017 और योग 2016 को दिवाली से पहले यूनेस्को में शामिल किया गया था। एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, डी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, डी करेक्ट है। 188 है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में विचार करना है। इसमें संरक्षण हेतु अभी समय के संबंध में विचार करना है। ये यूनेस्को द्वारा वर्ष 2003 में अपनाया गया एक बाध्यकारी बहुपक्षीय साधन होगा। 188 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, राज्य पक्षकारों की महासभा इस सभी समय का सर्वोच्च निकाय है जो प्रत्येक वर्ष साधारण सत्र में बैठक करती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राज्य पक्षकारों की महासभा इस सभी समय का सर्वोच्च निकाय होगा, लेकिन इस बैठक की प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होता है। तीसरा है, अंतर सरकारी समिति के सदस्यों के चयन न्यायसंगत भौगोलिक प्रतिनिधित्व और चक्रण के सिद्धांत इस पर आधारित किए जाएंगे, इस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा, भारत इस सभी समय के हस्ताक्षरकर्ता देशों में शामिल है। करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 188 में 1, 3, 4 करेक्ट है, तो 3 बातें इसकी सही हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन 189। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला की अवस्थिति के संबंध विचार करना। यह मंदिर गुजरात और सौराष्ट्र में कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। 189 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, यह मंदिर गुजरात के बेरावल बंदरगाह के पास त्रिवेणी संगम, कपिला, हिरण और सरस्वती पर स्थित होगा। सेकेंड बात है, वर्तमान मंदिर का निर्माण मारू गुर्जर स्थापत्य शैली चालुक्य शैली में किया गया है। सेकेंड बात यह भी करेक्ट है। तीसरा है, मंदिर के मुख्य स्वरूप कैलाश महामेरु प्रसाद कहा जाता था। मंदिर के मुख्य स्वरूप को कैलाश महामेरु प्रसाद कहा जाता था, जिससे
जिसमें गर्भगृह, सभा मंडपम और नृत्य मंडपम शामिल है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसे कैलाश महामेरु प्रसाद कहा जाता था, जो इसकी भव्यता और शिखर ऊंचाई को दर्शाता है। आंसर 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं। 1, 2, 3 डी यहाँ से आंसर होगा 89 का। आगे आते हैं क्वेश्चन 190। सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक वर्णन के संबंध में विचार करना है। कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंश में सोमनाथ प्रभास को एक प्रतिष्ठित शिव तीर्थ स्थल के रूप में वर्णित किया है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, 11वीं सदी में अल-बरूनी ने अपनी प्रसिद्ध रचना किताबुल हिंद में इस मंदिर की प्रशंसा भी की थी। करेक्ट है, क्योंकि अल-बरूनी ने अपार संपदा और वहां पे अपने तीर्थयात्रियों के बारे में लिखा था, जिसने पर बाद में आक्रमणकारियों को आकर्षित किया था। तीसरा है, अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह में अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा इस मंदिर के विध्वंस का उल्लेख भी किया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है, आंसर सभी 3 सी। क्वेश्चन नंबर 191। सोमनाथ मंदिर के आक्रमण पर पुनर्निर्माण के बारे में विचार करना है। ये तुर्क मुस्लिम शासक महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान मंदिर पर आक्रमण किया था। 191 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 191 का करेक्ट है। सेकेंड बात है, मुगल शासक औरंगजेब ने 1706 ईस्वी में इस मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि औरंगजेब ने अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिए थे। तीसरा, स्वतंत्रता के पश्चात मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया था। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि जो स्वतंत्रता के बाद मंदिर का पुनरुद्धार सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ था और 1951 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संपर्क किया गया था, न कि नेहरू द्वारा। 1, 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 191 का 2 बातें करेक्ट हैं। कौन सा 2 बातें करेक्ट हैं? 1 और 2 है ना? पूछा गलत, पूछा कौन सा है गलत, कौन सा? तीसरा। क्वेश्चन 192 है, 192 नंबर। मारू गुर्जर स्थापत्य शैली की उत्पत्ति के बारे में इतिहास पर विचार करना है। इस शैली की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान, मरुदेश और गुजरात के गुर्जरता क्षेत्रों में हुई थी। पहली बात। 192 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, मारू गुर्जर शैली गुजरात के चालुक्य वंश सोलंकी वंश के शासनकाल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि सोलंकी वंश जैसे सिद्धराज, जयसिंह और कुमारपाल के समय इस शैली मोढेरा का सूर्य मंदिर और सोमनाथ जैसे भव्य मंदिर बने थे। दोनों बातें सही है। तीसरा, 1169 ईस्वी में भद्रकाली अभिलेख में 12वीं शताब्दी के दौरान कुमारपाल द्वारा मंदिरों के पुनरुद्धार के प्रयासों का उल्लेख होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि ऐतिहासिक अभिलेखों से पुष्टि होती है कि प्राचीन काल के ही राजाओं ने इस मंदिर में जीर्णोद्धार में सक्रिय भूमिका निभाई है। 1, 2, 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 193 है, 193। मारू गुर्जर स्थापत्य कला के बारे में विचार करना है। झरोखा पत्थर की एक उभरी हुई खिड़की या लटकदार बालकनी होती थी, जो कोष्ठक के सहारे टिकी होती थी। पहला। 193 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बात है, क्योंकि झरोखा इस शैली की विशिष्ट और सबसे अच्छी पहचान होती थी और ये पत्थर की नक्काशी दार बालकनी होती थी, जो महलों और हवेलियों में भव्यता को दिखाती थी। इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है क्वेश्चन। हवेली वास्तुकला में केंद्रीय प्रांगण एक सूक्ष्म जलवायु नियंत्रण के रूप में काम करता था, जो प्रकाश और उसके वायु के प्रवाह को नियंत्रित करता था। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थानी हवेलियों में केंद्रीय प्रांगण केवल बैठने की जगह नहीं, बल्कि यहाँ पर तापमान को नियंत्रित करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, जिसमें गर्मियों में घर ठंडा रहता था। दोनों बातें अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छी करने का मतलब इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जूहड़ सीढ़ीदार विस्तृत तालाब होते थे, जिनका उपयोग भूजल तक पहुँचने के लिए करता था। तीसरा गलत होगा, क्योंकि जूहड़ वर्षा जल का संचालन करने के लिए मिट्टी के साधारण चेक डैम या कुंड होते थे, और सीढ़ीदार विस्तृत तालाब जो भूजल तक पहुंचने के लिए बनाए जाते थे, उन्हें बावड़ी कहा जाता था। ये बात गलत हो जाएगी। 1, 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए सही होगा। 194, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में विचार करना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नींव 1920 में ताशकंद सोवियत तुर्किस्तान में रखी गई थी। पहला। 94 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड बात है, भारत के भीतर सीपीआई की औपचारिकता की स्थापना 1925 में कानपुर के कम्युनिस्ट सम्मेलन के दौरान हुई थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, एम एन राय ताशकंद की गठित पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक थे। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। 1, 2, 3 आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 194 का। 195 है,
कम्युनिस्ट आंदोलन से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं के मुकदमे के बारे में विचार करना है। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस 1924 में S.A. डांगे और मुजफ्फर अहमद जैसे नेताओं के कारावास की सजा दी गई थी। ठीक है, पहला 195 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस ब्रिटिश सरकार द्वारा कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव को कुचलने का पहला बड़ा प्रयास था। ब्रिटिश सरकार ने 1934 में CPI को अवैध घोषित कर दिया था। सेकंड बात करेक्ट है, सेकंड भी सही है। तीसरा है, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में प्रतिबंध हटा लिया गया था। सही बात है। तीसरा यहाँ से लेबर किसान गजट भारत के भीतर आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त CPI का पहला प्रकाशन था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि सिंगारवेलु चेट्टियार द्वारा मद्रास में शुरू किया गया लेबर किसान गजट महत्वपूर्ण था, लेकिन आधिकारिक पार्टी प्रकाशन में द सोशलिस्ट S.A. डांगे और बाद में वर्षों में मुखपत्र अधिक प्रसिद्ध हुए थे। 1 2 सिर्फ करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन 196 है, CPI के नेतृत्व और विभाजन के संबंध में विचार करने। सिंगारवेलु चेट्टियार कानपुर सम्मेलन के दौरान पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। 196 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकंड, सोवियत संघ और चीन के वैचारिक मतभेद के कारण 1964 में CPI 2 भागों में विभाजित हो गई थी। सेकंड बात, ये भी बात सही है। ठीक है। तीसरा है, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33 के बीच में केवल भारतीय क्रांतिकारी शामिल थे और इसमें किसी विदेशी शामिल नहीं किया गया था। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि मेरठ षड्यंत्र केस में 33 कम्युनिस्टों के साथ 3 यहाँ पर ब्रिटिश नागरिकों के फिलिप स्प्रेट, ब्रेन ब्रैडली और लेस्टर हचिंसन पर भी मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, 1 2 सब करेक्ट है, 1 2 करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ए। 197 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तेभागा आंदोलन के बारे में 1938 से 49 के बीच दौरान किसानों की मुख्य मांग ये थी कि उपज का क्या थी कि जो उपज है, उपज का हिस्सा बटाईदार और बरकादारों को मिलना चाहिए। पहली बात क्या है? 197 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तेभागा का अर्थ था कि तिहाई 2/3 है ना, तिहाई 2/3 किसानों की मांग थी और वहाँ पर फसल को 2/3 हिस्सा उन्हें मिले और यहाँ पर जमींदार को 1/3 हिस्सा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? पहली बात सही है। सेकंड बात है, तेभागा आंदोलन मुख्य रूप से नेतृत्व केरल के यहाँ पर अलामोपुझा क्षेत्र में किया गया था। सेकंड बात गलत है, कि आंदोलन केरल में नहीं बल्कि यहाँ पर बंगाल में विभाजित हुआ था। ओनली 1 करेक्ट है। 198 निम्नलिखित पर विचार करना है। तेलंगाना जन विद्रोह जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए शुरू किया गया सशक्त संघर्ष था। पहला स्टेटमेंट 198 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना विद्रोह हैदराबाद के निजाम और क्रूर जमींदारों के खिलाफ किया गया था। भारत का सबसे बड़ा सशक्त किसान संघर्ष था। सेकंड, महाराष्ट्र में हुए वर्ली विद्रोह का नेतृत्व कम्युनिस्ट महिला नेता गोदावरी परुलेकर ने किया था। सेकंड बात भी सही, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वर्ली आदिवासी के विद्रोह का सफल नेतृत्व गोदावरी पलुरेकर ने किया था, जिन्हें आदिवासी गोदाताई बड़ी बहन कहते थे। आंसर यहाँ से 1 2 करेक्ट है। सही आंसर क्या होगा? सी। 199 है, कुषाण वंश और उनके यहाँ पर सांस्कृतिक योगदान के संबंध में विचार करना है। पहला, कुषाण मूलतः मध्य एशियाई यूची थे। ठीक है, यूची जनजाति से संबंधित थे। पहला क्या होगा? 199 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कनिष्क प्रथम ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था और रेशम मार्ग पर व्यापार युद्ध को सुदृढ़ बनाया था। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा नहीं है, दोनों करेक्ट है। 1 2 कनिष्क काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और जहाँ बौद्ध धर्म हीनयान और जो महायान था उसमें विभाजित हो गया था और कनिष्क ने सिल्क रोड पर नियंत्रण को व्यापार को बढ़ावा दिया था। दोनों बातें करेक्ट है। 199 में आंसर हो जाएगा 199 करेक्ट आंसर सी। आंसर है, क्वेश्चन है 200। ठीक है, 200 में हम लोग आ गए 200 नंबर क्वेश्चन में, और अभी 10 क्वेश्चन और करने हैं। ठीक है, देखते हैं उसको भी। कुषाणों के प्रशासन की अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करना है। ये सब न्यूज़ में थे, करंट में। ठीक है, याद रखना है आपको। इससे बोला कुषाण साम्राज्य का प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था और इसमें प्रांतों जैसा कोई विभाजन नहीं था। पहला 200 नंबर क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कुषाणों का प्रशासन केंद्रीकृत होने के कारण या होने के साथ साथ क्षत्रप प्रणाली पर आधारित था, जहाँ उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों को विभाजित किया था। सेकेंड बात है, कुषाणों ने व्यापक स्तर पर स्वर्ण सिक्के जारी किए थे जो उनकी सुदृढ़ लंबी और व्यापारिक संबंध को दर्शाते थे। बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण भारत के पहले शासक थे जिन्होंने व्यापक स्तर पर शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे और रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के कारण उनके पास सोना
का भंडार देखा गया था। सेकेंड सही है, ओनली टू बी। 201 नंबर क्वेश्चन है, जीहरपोरा स्थल के बारे में विचार करना है। जीहरपोरा के बारे में, ये जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित है और कुषाण काल की पहली से तीसरी शताब्दी से संबंधित होगा। 201 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये प्राचीन सिल्क रूट रेशम मार्ग जो था उस पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर यह स्थल प्राचीन रेशम मार्ग एक रणनीतिक जंक्शन पर स्थित था जो मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापार और सांस्कृतिक विनिमय का केंद्र था। तीसरा है, यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों में लकड़ी की अधिरचना के अवशेष और कुषाणकालीन मृदभांड शामिल थे। तीसरी बात भी करेक्ट है। सभी तीनों सही है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सभी तीनों करेक्ट हैं। 201 का आंसर, 201 का आंसर सभी तीनों सी। क्वेश्चन 202, एलोरा और पेट्रा गुफाओं के बारे में विचार करना है। एलोरा भारत में, पेट्रा जॉर्डन के संबंध में विचार करना है। एलोरा की गुफाएं मुख्य रूप से राष्ट्रकूट और यादव राजवंशों द्वारा 600 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच निर्मित की गई थी। 202 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, एलोरा की गुफा में केवल हिंदू और बौद्ध से संबंधित स्मारक मिलते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि एलोरा की 34 गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के स्मारक मिलते हैं। गुफा नंबर 1 से 12 के बीच बौद्ध, 13 से 29 के बीच यहाँ पर हिंदू और 30 से 34 के बीच जैन। सेकेंड गलत हो जाएगी। पेट्रा इसकी गुलाबी पलुआ पत्थर निर्मात, जो पत्थर चट्टान थी उसका तेज रोज के कारण ब्रिटिश जानते थे। फिर से पढ़ते हैं। तीसरा बोला है, पेट्रा को इसकी गुलाबी बलुआ पत्थर को चट्टानों के कारण रोज सिटी के नाम से जानते थे। तीसरा करेक्ट है क्योंकि जॉर्डन सिटी पेट्रा अपनी लाल गुलाबी चट्टानें जो थी उसको काटकर बनाई गई नक्काशी के कारण रोज सिटी कहलाती थी। ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। सी नहीं, बी करेक्ट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर जो रोज चट्टान के नाम से किसे मानते थे या किस काल में या किससे गुफाओं के लेकर के घुमा सकते हैं क्वेश्चन यूपीएससी। ठीक है, की पॉइंट पकड़ो। 1 और 3 करेक्ट है, बी। 203 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले वीर सुरेंद्र साय संबलपुर और विद्रोह, संबलपुर सुरेंद्र साय और संबलपुर विद्रोह के संबंध में विचार करना है। वीर सुरेंद्र राय के संबंध में कौन सा कथन सही होगा। उन्होंने बिंझाल और गोंड जैसे आदिवासी समुदाय को संगठित करके ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की पद्धति का उपयोग किया था। 203 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, अंग्रेजों ने 1849 में व्यवगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रयोग करके हुए संबलपुर का विलय किया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, वीर सुरेंद्र साय 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान विद्रोह की जो ज्वाला थी उसको पुनर्जीवित किया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों ऐसे करेक्ट है क्योंकि 1857 के जो विद्रोह था, रिवोल्ट था, उसमें उसके दौरान सुरेंद्र साय जेल से मुक्त हुए और उन्होंने संबलपुर की पुनः क्रांति को बिगुल फूका था। तीनों बातें करेक्ट है। 203 203 का आंसर हो जाएगा सभी तीन यहाँ से करेक्ट हैं। 204 नंबर क्वेश्चन है, बागुरुम्बा नृत्य के बारे में विचार करना है। यह मुख्य रूप से असम के बोडो समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये नृत्य प्रकृति से प्रेरित है और खिलते हुए फूलों तथा प्राकृतिक सद्भाव का प्रतीक मनाता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसे बटरफ्लाई डांस भी कहता है और इसकी यहाँ पर जो गति है उसमें रंगीन पोशाकें तितली और प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है। 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ से है, इसे पारंपरिक रूप से बुडू पुरुषों द्वारा समूह में किया जाता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर यह मुख्य रूप से बूढ़ो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। पुरुष आमतौर पर इसे संगीत वाद्य जैसे खम, सिम्फुंग, खर्जा बजाते थे। ये गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है, आंसर है। 205 नंबर है, बागुरुम्बा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किन त्योहारों में से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 205 का सही आंसर। बागुरुम्बा और त्यौहार ये बोडो लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है जो बैसाख अप्रैल में मनाता है और यहाँ बागुरुम्बा नृत्य अनिवार्य रूप से किया जाता है। बोडो नववर्ष, बिगसाहू यहाँ पर बोडो नववर्ष क्या प्रतीक मानते हैं। 205 का तीनों बातें इसकी करेक्ट हैं। और डोमासी ये क्या है, एक माघ बिहू के समान है जहाँ भी सांस्कृतिक उत्सव होता है। तीनों बातें क्या है, करेक्ट हैं। 1 2 3 डी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 206 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बागुरुम्बा 2 जो यहाँ पर 2026 है उसके बारे में विचार करना है कि यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है ये चर्चा में था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, इसका मुख्य उद्देश्य है
कि यहाँ पर ये कार्यक्रम हाल ही में बोडो समुदाय की, जो एक समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, इसका प्रदर्शन करने के लिए वैश्विक स्तर की पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। बोडो समुदाय की वृद्धि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना, बी यहाँ से आंसर होगा। 207 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वीरता पुरस्कारों के संबंध में विचार करना है। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार जैसे परमवीर चक्र की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 207 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, शांतिकालीन वीरता पुरस्कारों के नाम 1967 में बदलकर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिए गए थे। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, वीरता पुरस्कार की घोषणा केवल एक वर्ष में एक बार या केवल एक बार गणतंत्र दिवस में अवसर पर की जाती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए 1 2। आगे आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, 208 नंबर। 208 नंबर क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कारों की श्रेणी में वरीयता क्रम के संबंध में विचार करना है। अशोक चक्र युद्ध भूमि के बाहर असाधारण वीरता के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान है। पहला 208 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बात है, वरीयता क्रम ऑर्डर जो इसका प्रेसिडेंस होगा, जो ऑर्डर यहाँ पर प्रेसिडेंस है, उसके अनुसार कीर्ति चक्र को वीर चक्र के उच्च स्थान प्राप्त होता है। कीर्ति चक्र को वीर चक्र से उच्च स्थान प्राप्त होता है। तो सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वरीयता की जो श्रेणी में कीर्ति चक्र शांतिकालीन द्वितीय को और वीर चक्र को युद्धकालीन तृतीय से ऊपर बनाता है। ठीक है, पहला दूसरा दोनों करेक्ट है। तीसरा, यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सशक्त बलों की कर्मियों को प्रदान किया जाता है। तीसरा गलत, क्योंकि यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला, न कि प्रधानमंत्री को। 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी 208 का सही आंसर है। 209 है, 2025 में फिडे वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप है, उसके बारे में विचार करना है। पहली बात यहाँ से क्या बोला इसमें देखते हैं। इसमें बोले कथन 1, ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी विश्वनाथन आनंद के बाद वर्ल्ड जो रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पोडियम पर पहुंचने वाले पुरुष खिलाड़ी पहले बन गए थे। 209 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, मैग्नस कार्लसन ने इस चैंपियनशिप में ओपन वर्ग में अपना छठा रैपिड खिताब जीता है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है और बादशाह कायम किए। ठीक है, दोनों बातें सही है, आंसर सी। 210 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से लास्ट क्वेश्चन होगा। ऐतिहासिक साक्ष्य और यहाँ पर ऐतिहासिक साक्ष्य और व्यक्तित्व की लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता के मराठा इतिहास के बारे में कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान नर्तकी और पुरोहित राजा की प्रसिद्ध मूर्तियां हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई थी। पहला 210 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि नर्तकी डांसिंग गर्ल है और पुरोहित राजा की मूर्तियां मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, हड़प्पा से नहीं। सेकंड, लोक माता अहिल्याबाई होलकर का विवाह खांडेराव होलकर में हुआ था, उसके साथ हुआ था। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर का विवाह मल्हाराव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर से हुआ था। उन्होंने बाद में इंदौर मराठा साम्राज्य का कुशल प्रशासन संभाला था। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर आपका खत्म हुआ पूरा अपडेटेड जो मैगजीन है PT 365 की पूरी MCQs के साथ फाइनल हो गई आज। ठीक है, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल डेली टारगेट, और यहाँ से कुछ पूछना है पर्सनल यहाँ से पूछ सकते हो इसमें। ठीक है, यहाँ पर डेली टारगेट अभी ये तो पहले का है 2 अप्रैल, अभी जो आज का टारगेट है वो करीब 67-68 डे हो चुके हैं, 6 से 7-8 डे और बचे हैं 75 होने के लिए। ठीक है, और 75 डे का टारगेट था पूरा। एक एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, टॉपिक यहाँ पर लिस्ट कराए थे। अभी भी आप जुड़ सकते हो, अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, उनको आप लिस्ट कर सकते हो अपने। राइट, एंड करते हैं इसको PDF में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से भी आप अपना प्रैक्टिस कर पाओगे इसकी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।